तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कौन सा? हाँ वो तो आउटसाइड द क्लास वाला खत्म कर दिया था ना इसका क्वेश्चन था ना, वो एक एरे में से लार्जेस्ट फंक्शन अच्छा वो करना है क्या? हुआ नहीं क्या वो? चलो बता दूंगा, ठीक है लास्ट में बता दूंगा ना, सबसे लास्ट में को बस 10 मिनट 5 मिनट रहे तो बता देना, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली, कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है अपने को, कंस्ट्रक्ट करना, किस चीज़ को क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना है, तो अपन किसका यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, देखिए अगर बात की जाए कंस्ट्रक्टर की, तो पहली बात तो कंस्ट्रक्टर है क्या, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल मेथड है, क्या है, स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड मतलब क्या होता है, मेथड का मतलब क्या होता है, फंक्शन। अपन किसको बोलते हैं, मेथड किसको बोलते हैं, मेथड बेसिकली अपन फंक्शन को बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था कि सी प्लस प्लस में हम फंक्शन को फंक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल मेथड है। अब ठीक है मेथड तो, लेकिन स्पेशल होने का रीज़न क्या है, ये स्पेशल क्यों है, ठीक है। तो उसको अपन समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर मेथड है, इट इज यूज टू, इसका यूज क्या होता है, यूज टू इनिशियलाइज, इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल inside an object। अब ये मैंने एक लाइन लिखी है, ये अपने को समझना है, जो पूरी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है ना। तो इट इज यूज टू इनिशियलाइज, का काम क्या है, इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज करना वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल की वैल्यू को, इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसके अंदर है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि जो भी हमारे क्लास के क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे क्लास के वेरिएबल कहाँ मिलते हैं अपने को, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मिलते हैं। जब ऑब्जेक्ट के अंदर मिलते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू अगर हमको डालनी है, तो देखो एक तो होता है कि अपन यूजर से लेके वैल्यू डालते हैं, एक तो किससे डालते हैं, यूजर से लेके वैल्यू। दूसरा ये होता है कि हम डायरेक्ट भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू असाइन करनी है तो आप किसका यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर आपको हेल्प करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर क्या करें, हम वैल्यू असाइन करें। अब नॉर्मली हम सी में क्या करते थे, जैसे वेरिएबल बनाते थे ए और बी, तो आप इसमें सीधी वैल्यू असाइन करते थे ना, ए की वैल्यू कितनी 10 और बी की कितनी 20, ऐसा करते थे अपन सी में। बट सी प्लस प्लस में ऐसा करना अलाउ नहीं, इसी के लिए आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर दिया गया है कि आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर वैल्यू देंगे कुछ और वो इनिशियलाइज होगा वेरिएबल किसी न किसी वैल्यू से, जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। इतना क्लियर है? चलो आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो वेरिएबल के कुछ की पॉइंट्स जो अपने को याद रखना है, ठीक है। की पॉइंट्स, अब पहला क्या होता है की पॉइंट, पहला की पॉइंट ये होता है कि जो हमारा वेरिएबल है, मतलब जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जो वेरिएबल है उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो इट इज ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कॉल्ड। पहली बात तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। और कॉल क्यों होगा, कॉल किसको करते हैं अपन, फंक्शन को। और कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन ही तो है, एक मेथड ही तो है। तो मेथड को क्या करना पड़ता है अपने को, कॉल करना पड़ता है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको कॉल करने की जरूरत है। जैसे अभी अपन ने गेट डेटा और सम नाम के फंक्शन बनाए थे, याद हो तो, क्लास के अंदर, तो उन फंक्शंस को कॉल करना पड़ रहा था अपने को। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल, लेकिन कॉल कब होगा, वेन एवर, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, जब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट ऑफ इट्स क्लास, मतलब जैसे उसकी क्लास का आप क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। दूसरा, हम कंस्ट्रक्टर क्या है, बेसिकली एक मेथड, एक फंक्शन है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम रखेंगे क्या, तो कंस्ट्रक्टर नेम, आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम, सिमिलर टू द क्लास नेम, मतलब जो आपकी क्लास का नाम है वही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर का यूज तो लिख ही दिया था मैंने कि उसका यूज जो वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कहाँ किया जाएगा, कंस्ट्रक्टर हैज डिफाइन इन टू प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक। अगर देखो प्राइवेट में कर दूंगा तो प्राइवेट में तो एक्सेस नहीं होगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर हैज डिफाइन इन टू पब्लिक सेक्शन। क्या करेंगे अपन, इसको डिफाइन कहाँ पर करेंगे, पब्लिक सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे।
अब देखो, अगर हमने कोई भी फंक्शन बनाया अभी तक, जो फंक्शंस पढ़े हैं, तो उन फंक्शंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? रिटर्न टाइप देते हैं, पता है कि नहीं? रिटर्न टाइप की किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं अपन? फंक्शन का नेम देते हैं, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखते हैं? उसके आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। ऐसे ही करते हैं ना अपन, यही होता है। जैसे अगर हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, एड नाम का फंक्शन, और 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ऐसे ही करते हैं अपन कोई फंक्शन बनाते हैं तो। या फिर अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो अपन क्या लगा देते हैं वहाँ पर? क्या लिखते हैं? वॉइड लिखते हैं कि नहीं? कि अगर फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, रिटर्न भी नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में क्या लिखते हैं फिर अपन? वॉइड लिखते हैं, पता है ना? ऐसे ही बनाया था अपन ने फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप भी देना पड़ता है, फंक्शन का नाम भी देना पड़ता है, और आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर हमको रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती। तो कंस्ट्रक्टर हैज़ नो एनी रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर हैज़ नो एनी रिटर्न टाइप, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी हमको रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जो भी, नॉट इवन वॉइड, नॉट, आप सोच रहे हो कि सर अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो अपन वॉइड लिख सकते हैं, वॉइड लिखते हैं ना। ये रिटर्न टाइप वॉइड क्या मतलब क्या है? कि कोई हम रिटर्न नहीं दे रहे हैं, रिटर्न नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन हम यहाँ पर नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं लिखना अपने को। आ रहा ना समझ में? क्लियर है इतना? तो क्या है कि अपने को रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं रखना। अगर नहीं है तो क्या कर देंगे? उसको खाली छोड़ देंगे, मतलब इस तरीके से बनाएंगे अपन। आ रहा समझ में? रिटर्न टाइप हो गई नहीं उसमें, बस आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, और हमारे कंस्ट्रक्टर का क्या होगा? नाम। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? बता ही दिया मैंने, कि जो क्लास का नाम है वही क्या होगा? कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। इतना क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम। अब बात करें कंस्ट्रक्टर को बनाया किस जाए, लेकिन उससे पहले भी हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। तो बात करूँ अगर मैं कंस्ट्रक्टर की, तो मेरा जो पहला कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है कौन सा? पता है किसी को? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, सीओ लिख दो ना, शॉर्ट में समझ जाएंगे। फर्स्ट डिफॉल्ट, सेकंड इज व्हाट? पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड थर्ड इज व्हाट? कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर 3 टाइप के क्या है अपने कंस्ट्रक्टर्स है? कितने टाइप के हैं? 3, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब बात करें अपन फर्स्ट किसकी? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। तो जो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये क्या कहता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, यानी जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्या है? अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, समझ जाओगे ना, वो तो लिख दोगे यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज डी एस लिख दूँ, सॉरी डी सी मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर क्या नहीं होता है? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वो वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा हो गया अपना? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, देखना। तो यहाँ पर समझना, हैश इंक्लूड कौन सी हेडर फाइल लगती है अपनी? आयो स्ट्रीम, फिर इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, और फिर क्या लेंगे अपन? std, है ना। फिर इसके बाद क्लास बनानी पड़ेगी। एक मिनट, कौन ज्वाइन हुआ? रोहित, अच्छा रोहन। रोहन लेट हो गए क्लास में, अब आया रोहन। बोल दिया था ना मैंने। अरे वो रोहन स्मारिका को भी बोल देना, वो भी अटेंड कर लेगी। सर जब से ट्राई कर रहा था ज्वाइन, क्या आवाज़ नहीं आ जब रही? से ट्राई कर रहा था। बोलो। अरे बोल देना, आवाज़ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा आपका क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो चलो, तो क्लास का नाम अपने को क्या करना है? क्लास का नाम जैसे अपन एक काम करते हैं, किस नाम से बना लूँ मैं? डेमो नाम से क्लास बना लूँ। क्लास का नाम रख दिया अपन ने डेमो, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर देखो अपन प्राइवेट मेंबर्स लेते हैं, तो 2 प्राइवेट मेंबर लेते हैं, एक एल लेते हैं और एक क्या लेते हैं? बी। अब देखो इसकी वैल्यू अभी तक अपन कैसे ले रहे थे? वॉइड, वो गेट डेटा फंक्शन बना के ले रहे थे अपन, कि ए की वैल्यू एंटर करो, सी आउट के अंदर एंटर एनी 2 नंबर, ऐसा कर रहे थे अपन। लेकिन अब ये नहीं करना अपने। अब हम अगर इनमें वैल्यू डालनी है तो हम सीधे कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो हम कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है? कि जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप तो होता नहीं, वॉइड तो होता नहीं, तो उसको छोड़ो। फिर बचा क्या अपना? कंस्ट्रक्टर का नाम। जैसे फंक्शन का नाम लिखते हैं तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? जो क्लास का नाम होता है।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेमो। ये कंस्ट्रक्टर का नाम हो गया। और फिर ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट देना है क्या, नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है कि कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, इसका मतलब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो आर्ग्यूमेंट मत दीजिए आप। अब बात करें इस, ये करेगा क्या, ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ए में कितनी वैल्यू असाइन करेगा 10 जो भी आप चाहो, और बी में कितनी कर दी मैंने 20 कर दी। तो जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो ए की वैल्यू कितनी असाइन कर देगा 10 और बी की कितनी कर देगा 20। और पहली बात तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, अरे 30 कहाँ से हो जाएगी, वैल्यू शो होगी ना, एडिशन का करवा रहे हैं, वो थोड़ी करवा रहे हैं अपन। ये देखो, तो अपन ने क्या बनाया, पहली बात तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाए, ठीक है। तो डेमो क्लास का अपन ने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम में क्या था, तो डबल है। अब देखो समझना है इधर, है ना, हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का तो कॉल कौन होता है, कंस्ट्रक्टर। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। अब इसके बाद जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वैल्यू मेरी क्या जाएगी बताओ, ए में कितनी चली जाएगी 10 और बी में कितनी चली जाएगी 20। तो इसको यहाँ देखिएगा, पेंटिंग ओपन किया मैंने और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन डबल ए के नाम से ना, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, दो, एक तो ए है और एक क्या है बी है। इस ए में एक वैल्यू जाएगी और एक वैल्यू किस में जाएगी अपनी बी में चली जाएगी। अब देखो हुआ क्या, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनते से ही कॉल कौन हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, पता ना ऑब्जेक्ट बनते टाइम। तो ए में कितनी वैल्यू असाइन करेगा वो 10 और बी में कितनी असाइन करेगा 20। तो इसमें कितना चले गया 10 और इसमें कितना चले गया 20। आपको वैल्यू डालनी पड़ी क्या, नहीं, ठीक है, असाइन नहीं करनी पड़ी। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया डबल बी, तो फिर से एक डबल बी क्रिएट हुआ। और जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कौन कॉल होता है, कौन कॉल होता है, अरे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि नहीं। तो कॉल होगा तो वो वैल्यू वापस से क्या होगा, अभी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ए में वैल्यू कितनी चली जाएगी 10, बी में कितनी चली जाएगी 20। तो यहाँ पर इसमें चलेगा वापस से 10 और इसमें चलेगा कितना 20। फिर मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से कॉल होगा कौन, कौन कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। बस यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लो आप, और उसमें भी ए में कितना चले जाएगा 10 और बी में कितना चले जाएगा 20। यानी कुल मिला के बात ये कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सब में वैल्यू क्या चली जाएगी 10 और 20, क्योंकि उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना, वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना है इनिशियलाइज। जैसे वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू तो उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने किससे 10 से, पहले तो कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज हो गई कितने से 10 से। आ रहा क्या समझ में। अब देखो मैंने वैल्यू डाली नहीं, लेकिन इसको शो करवाने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं किस नाम से फंक्शन लेता हूँ, एक वॉइड शो नाम से, और ये वैल्यू क्या शो करवाएगा, न्यू लाइन में ए की वैल्यू शो करवाएगा ए से, और उसके बाद फिर टैब डिस्टेंस में अपन लेते हैं स्लैश टी कब लगाते पता है ना, वो टैब डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो बी की वैल्यू बी से, और इसके बाद फिर टैब डिस्टेंस में सी इज इक्वल्स टू, और वैल्यू किसकी, क्या कार्तिक कोई डाउट, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, इस शो को कॉल करना है। पहले डबल इस शो को कॉल कर लें तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी, अरे 10 और 20 तो आएगी ना, क्योंकि कितना स्टोर किया था अपन ने, ये देखो अपन ने कहाँ स्टोर किया था, वो तो खुद ही कर लिया था उससे, ठीक है ना। तो सर जैसे कि पहले भी जब अपन ने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा था तब भी तो वैल्यू शो हो रही, नहीं वैल्यू शो नहीं हो रही थी, उससे वैल्यू असाइन, अभी रन करेंगे तो कहाँ वैल्यू शो होगी बताओ। अगर मैं 2 मिनट के लिए हटा दिया, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, इसमें मिस्टेक क्यों आ रही है, अच्छा सी तो है ही नहीं, क्यों, ए और बी है ना ओनली, सही है, ठीक है। देखो मैं रन करूँगा तो अभी कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं ना, वो उसने वैल्यू स्टोर कर ली उसके अंदर वैल्यू। अब उसको कहाँ बनाया, हाँ ऑब्जेक्ट तो कितने ही बना सकते हैं ना अपन। ऑब्जेक्ट मतलब ये घर एक तरीके से, ये घर एक घर जिसके अंदर 220 है, दूसरा घर, ऐसा आप समझ सकते हो। आ रहा समझ में, क्लियर है इतना। ऑब्जेक्ट तो जितने आपको चाहिए उतने आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कॉल करूँ तो आपको शो करवाना था, शो फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा ना, तो फंक्शन को कॉल करो। अब डबल ए से जब मैं शो को कॉल करूँगा तो डबल ए देखिए, डबल ए जो है शो को कॉल किया तो यहाँ कॉल गया, तो वो क्या शो करेगा ए और बी की वैल्यू। तो इस डबल ए में ए और बी की वैल्यू कितनी है 10 और 20, ये वाली वैल्यू शो हो जाएगी।
देखिए एक बार मैं रन करता हूँ, एरर आएगी। अब देखिए रन किया मैंने तो आउटपुट क्या आया 10 और 20, मतलब इस डबल ए के अंदर वैल्यू कितनी गई है 10 और 20। मैं डबल बी से भी शो को कॉल कर पाऊँ तो भी वैल्यू क्या आएगी 10 और 20, डबल सी से भी शो को कॉल कर पाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी 10 और 20। ये देखिए तीनों टाइम वैल्यू सेम आ रही। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन वैल्यू जो है मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं और वही वैल्यू क्या होती है सारे ऑब्जेक्ट्स में क्या हो जाती है असाइन हो जाती है। इतना क्लियर है, ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स में नहीं असाइन होती, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर असाइन होती है। इतना क्लियर है। चलो अब एक काम करते हैं, ये तो बात हो गई किसकी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो हमको सब ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू देनी हो, क्या देनी हो कि यहाँ 10 20 दे दी, यहाँ कुछ और वैल्यू आ जाए, यहाँ कुछ और वैल्यू आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए हमको दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ता है। कौन सा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं, देखिए पहली बात तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या होती है उसको तो अपन समझेंगे, लेकिन उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ अपन पैरामीटराइज्ड, ठीक है, ZED आता ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो देखिए अ कंस्ट्रक्टर हैविंग, बस कुछ नहीं आर्ग्यूमेंट आ जाएगा इसके अंदर, क्या आएगा अ कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर क्या होता है आर्ग्यूमेंट होता है। तो वो कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नोन एज व्हाट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें क्या है कोई आर्ग्यूमेंट होगा। तो आर्ग्यूमेंट होगा तो अपन एक काम करते हैं, आर्ग्यूमेंट अब होगा तो यहाँ आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे ना अपने को, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट। तो इस कंस्ट्रक्टर को क्या देना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट, क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन बोल क्या रही है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर होगा तो उसको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा तो ये डिफॉल्ट बन जाएगा। तो हमको आर्ग्यूमेंट देना है, तो एक काम करते हैं अपन एम नाम से आर्ग्यूमेंट लेते हैं और एक एन नाम से। इतना क्लियर है, कितने लिए अपन ने, दो ले लिए, ठीक है, आया कि नहीं समझ में, दो आर्ग्यूमेंट लिए। अब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू कहाँ से लेंगे, इस ए की वैल्यू को एम से ले लेंगे और जो बी की वैल्यू वो कहाँ से ले लेंगे अपन एन से ले लेंगे। इतना क्लियर, ए की वैल्यू कहाँ से ली एम से और बी की कहाँ से ले ली अपन ने एन से ले ली, ठीक है। अब समझना जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, कौन कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है अभी हमारे पास, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, दो आर्ग्यूमेंट्स की। तो आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बनाते समय ही आपको क्या करना है आर्ग्यूमेंट्स पास करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर को दो आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं कि उसको आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आप वैल्यू पास करो उसके अंदर। तो मैंने क्या पास किया 10 और 20, तो वो एक एम में चले जाएगा 10 और 20 किस में चले जाएगा एन में। तो ए की वैल्यू हो गई एम के इक्वल, तो एम में कितना है अभी 10 और एन की वैल्यू कितनी हो गई 20 जो बी की इक्वल हो गई। आ रहा क्या समझ में। तो देखो मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसमें जो अपना ए है इसमें क्या चलेगा 10 और इसमें कितना चलेगा 20। अब मैंने क्या किया उसी क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, क्या नाम से डबल बी नाम से। अब मैंने क्या किया इसके अंदर एक वैल्यू ली 30 और क्या कर दिया 40, ठीक है। अब ये वैल्यू 30 देना था 40 40 हो गया था, ठीक है। चलो ये कर दिया अपन ने 30 40। तो अब जैसे ये बना अपना ऑब्जेक्ट क्लास का, फिर से कॉल हुआ कौन सा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, एक 30 और एक क्या 40। ये दिया अपन ने यहाँ से आर्ग्यूमेंट, तो एम चले गया 30 और एन की वैल्यू हो गई 40, तो वो ए की वैल्यू बन गई 30 और बी की कितनी बन गई 40। इतना क्लियर है, मतलब इसमें जो वैल्यू गई है वो कितनी गई है 30 एंड 40, इस टाइप से। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते, चलो थर्ड बनाए, डेमो क्लास का क्या बनाया डबल सी, और इसके अंदर आपको जो वैल्यू पास करनी है मैंने 60 और 90 कर दी, ठीक है। ये दो वैल्यू, अब वो कहाँ गई बताओ। पहली बात तो ये बना ऑब्जेक्ट बना तो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहाँ पे आ गई दोनों वैल्यू एम और एन में, और वो चली गई एक ए के अंदर और किसके बी के अंदर, लेकिन किसके ए और बी में गई है। तो अपने ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया डबल सी की कॉल होने पर वैल्यू गई ना। तो एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, क्या वैल्यू दी थी मैंने 60 और क्या 90 कि 70 80 क्या दी थी 90 शायद ना, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू चली गई। तो इस बार क्या हुआ मेरे आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गए
चेंज हो गए। अब एक काम करते हैं, इनको शो करवाएं। तो डबल ए से मैं शो को कॉल करूंगा तो क्या वैल्यू शो होगी, डबल ए में कितना है 10 और 20, डबल बी से शो करवाऊंगा तो ये वैल्यू जाएगी, और डबल सी से करवाऊंगा तो ये देखो मैंने कॉल करवा रखा है नीचे, बस रन करने की देरी है। ये क्या हो गया, देखो दिख रहा है क्या आया, 10 20 30 40 और 60 90, क्लियर हुआ है ना। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है, हमको देनी नहीं पड़ती। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपको वैल्यू क्या करनी है, खुद देनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में, ठीक है। तो अगर आपको हर एक ऑब्जेक्ट में डिफरेंट वैल्यू चाहिए तो कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पैरामीटराइज। और अगर सेम वैल्यू चाहिए हर एक ऑब्जेक्ट में तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। जैसे एक बात बताइए, मान लीजिए आपको बहुत सारी रेडियस दे रखी है, या मान लो अपने को रेडियस पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू पाई आर स्क्वायर ना, स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब एक बात बताओ, रेडियस तो आपकी हर सर्कल की क्या होगी, अलग अलग हो सकती है, बट पाई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आप पाई की वैल्यू अगर बार बार डालने जाओगे 3.14 3.14 3.14 तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, टाइम लगेगा, हर एक के लिए आप वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो आप क्यों ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के पाई की वैल्यू कितनी कर दो, 3.14 कर दो, तो उससे क्या है कि पाई की वैल्यू आपको डालनी नहीं पड़ेगी। वो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनते से ही उसमें पाई के अंदर कितना चले जाएगा, 3.14 चले जाएगा। आया क्या समझ में। और बस रेडियस के लिए आप कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको वैल्यू क्या करनी है, हर बार चेंज करनी है। आ रहा क्या समझ में। तो ऐसे आप करोगे इनका यूज़ जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। खैर चलो अपन डिस्कस करते हैं अभी किसके बारे में, थर्ड कंस्ट्रक्टर हमारा, जिसका नाम क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। इसका काम भी वही सेम काम है क्या, कि इनिशियलाइज करना वेरिएबल की वैल्यू को। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है समझना पहले आप। देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या ली है 10 और 20, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हमारे पास 10 और 20, और अगर मान लो ये सेम वैल्यू मुझे क्या करना है, ये सेम वैल्यू मुझे इस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करवाना है, कॉपी। मतलब मैं चाह रहा हूँ ये जो इस डबल ए के अंदर की जो वैल्यू वो क्या हो जाए, इसमें चली जाए, किसमें चले जाए, यहाँ पर डबल बी के ए में, मतलब ये वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाए और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाए। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या करवाना है, कॉपी करवाना है। क्या करवाना है, कॉपी करवाना है, ठीक है। चलो देखो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कॉपी the value of कौन सी, some object into some object variable into another object, क्या आ गया, into another object वेरिएबल। मतलब कि जो आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आपको कॉपी क्या करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स में क्या करवाना है, कॉपी करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर की। अब अगर बात की जाए कॉपी कंस्ट्रक्टर की, तो हम इसको कॉपी करने के दो तरीके होते हैं। देखो पहला तरीका ये है कि हमने क्या किया, ओबीजे नाम से क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। सपोज दैट क्या है, या डबल ए ले लो, चलो ठीक है, डबल ए लिया और एक क्या ले लिया अपन, डबल बी लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि डबल ए के अंदर मेरी जो भी वैल्यू है वो किस में कॉपी करानी है, मुझे डबल बी में कॉपी कराना है, ठीक है। तो देखो इसको दो तरीके से लिखेंगे। एक तो ऐसा लिख सकते हैं डबल, क्यों, पहली बात तो वैल्यू किस में जाएगी मेरी, डबल ए में पहले ही बनाया तो वैल्यू इसमें जाएगी ना। तो अपन क्या करेंगे, जो डबल ए में वैल्यू वो डबल बी में कॉपी कराने के लिए कैसे लिखेंगे, डबल बी इक्वल्स टू क्या करेंगे, डबल ए, ऐसे लिखना पड़ेगा। या इसको लिखने का एक और तरीका देखिए, डबल बी और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो आप, डबल, ये दोनों ही इसका मतलब सेम है। आया समझ में कि नहीं, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। चाहे तो आप ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, तो इसका मतलब ये कि डबल ए की वैल्यू किस में जा रही है, अपनी डबल बी में ही जा रही है, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक प्रोग्राम बना ले, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। अरे यार ये हेडर फाइल पीछे नहीं छोड़ दी अपनी, सीखी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद कर लिया टास्क, गलती है क्या है इंक्लूड में, क्लास का नाम डेमो, फिर इसके बाद प्राइवेट के अंदर इंटीजर एक वेरिएबल, क्या हो गया,
कोई डाउट? फिर अरे अभी पढ़ लो, टेस्ट हो जाएगा सैटरडे को, क्या करोगे फिर? मंडे को तो आओगे, कभी ना कभी तो आओगे। परमानेंट छुट्टी करोगे क्या? इधर बैठ जाओ ना तो। देखने का नहीं बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे तो आप बोलो ना, मैं पूछता तो हूँ कि समझ में तो नहीं आया, तो बोलो ना। नहीं आ रहा समझ में। क्वेश्चन करवा देते हैं आप। किसके? अब जो भी आप टॉपिक पढ़ाते हो उनके क्वेश्चन करवा दो। वो क्या तो करते ये- हैं, आप पीडीएफ देते हो वो होती नहीं है और कुछ प्रैक्टिस भी नहीं होती है। तो ये इसमें एक्चुअली क्वेश्चंस ही है, डेमोन्स्ट्रेशन इसी क्वेश्चन ही तो है। फिर आज आपने तीनों कंस्ट्रक्टर एक साथ पढ़ा दिए तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो मैं लास्ट में एक बार उसको और क्लियर कर दूंगा, और बाकी सर कल फिर से पढ़ा मंडे से इसको अपन एक काम करेंगे ना, इसको ऐसा करेंगे अपन। कल क्या है? फ्राइडे है। तो रुक जाओ एक मिनट। या तो अपन कल क्लास 45 मिनट के आसपास कर लेंगे, फिर मैं समझा दूंगा आपको जो भी डाउट रहेंगे 15 मिनट के आसपास, है ना? देखो अगर क्लास में समझ में नहीं आ रहा तो पूछना तो पड़ेगा ना आपको, मुझे थोड़ी पता कि आपको आ रहा है कि नहीं समझ, है ना? तो बीच में वैसे पूछ सकते हो कि सर डाउट है, ऐसा कुछ थोड़ी है कि अपन सीखने आए हैं, अपन सीखने आए तो पूछना तो पड़ेगा आपको, है ना? ठीक है, देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, पहली बात तो आपके पास देखो एक ऑब्जेक्ट में तो क्या होनी चाहिए, जब आपको मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट से वैल्यू कॉपी करानी है किसके अंदर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो पहली बात तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। किस ऑब्जेक्ट में? ये बी हटा दो अभी 2 मिनट के लिए ना, मैंने ए ही लिया ओनली, एक ही वेरिएबल लिया, ठीक है? दो भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया कि एक मैंने वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू अगर होगी तो वो वैल्यू कॉपी होगी ना इसके अंदर। तो पहली बात तो इसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए कॉपी करने के लिए, किसमें? इस पहले ऑब्जेक्ट में, जब जाके तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर पाओगे। अगर मान लो पहले ऑब्जेक्ट में वैल्यू नहीं होगी तो दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगी क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट में क्या करना है, वैल्यू असाइन करनी है, फिर उसके बाद उस वैल्यू को अपन दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या करा, पहले तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि देखो जैसे ही मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू अपन देते हैं वो असाइन कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक असाइन करेगा। तो मैंने ए की वैल्यू क्या असाइन करी, 10, कि जैसे ही मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बने। अब देखो मैंने क्या बनाया, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने डेमो ही ना क्लास का नाम, और पहला मैंने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने क्लास का, किस नाम से, डबल ए नाम से। अब आपको पता है कि कोई भी जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनता है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। ये रहा कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वो क्या बोल रहा है कि ए में कितना असाइन कर दो आप, 10 असाइन कर दो। तो ए में 10 असाइन हो जाएगा, किसके ए में होगा, डबल ए के, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम डबल है ना, तो डबल ए के ए में कितना चले जाएगा, 10 चले जाएगा। अभी पहला तो काम हो गया। अब दूसरा हमको क्या करना है कि जो इस ए को है, इस ए को कहाँ कॉपी करवाना है, इस एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करवाना है, कॉपी करवाना है, ठीक है? तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा, तो कुछ नहीं लिखूंगा तो फिर से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये वाला डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 10 हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर वैल्यू असाइन किसकी करनी है, डबल ए की, तो हमने क्या लिख दिया, इसको डबल ए लिख दिया। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल है, डबल ए के अंदर कौन सा वेरिएबल है, ए है, अरे 10 तो उसकी वैल्यू है, ए वेरिएबल है ना, तो ए वेरिएबल की वैल्यू को वो क्या करेगा, जो डबल बी के अंदर वेरिएबल होगा उसके अंदर असाइन कर देगा। तो डबल बी के अंदर कौन सा वेरिएबल है मेरा, ए, तो उसने क्या कर दिया, इसके अंदर असाइन कर दिया। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, या फिर ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों काम मतलब काम एक ही करेगा वो। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। डबल ए की अगर मैं थ्रू वैल्यू को शो करवाऊंगा तो बताओ क्या होगी, वैल्यू शो, क्यों शो ही नाम का है ना, अच्छा बनाए नहीं इसके अंदर, ओके, वॉइड शो नाम से अपन एक फंक्शन बनाते हैं, और ये फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू शो करेगा मेरी ए की। मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए इज, और इसकी वैल्यू कहाँ से, ए से, है ना, क्योंकि वैल्यू ए में जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, देखो डबल ए से शो को कॉल किया, तो कॉल हुआ तो वैल्यू यहाँ जाएगा, फंक्शन कॉल होगा तो,
और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी बताओ डबल ए में, 10 है, तो ये वैल्यू शो हो जाएगी। फिर इसके बाद डबल बी से भी अगर मैं शो को कॉल करवाऊंगा तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, डबल बी में भी कितना है, वो 10 ही है ना, तो वो शो हो जाएगी। बस इसके बाद फिर आप अपने प्रोग्राम को यहीं पर क्या कर सकते हो, टर्मिनेट भी कर सकते हो। अब एक बार इसको चेक करते हैं अपन, क्या आउटपुट क्या आ रहा है। तो दोनों में क्या आ रहा है, 10 10 आ रहा है। इसमें भी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 10, और इसमें भी क्या आ रहा है, 10। अब इसमें एक काम करते हैं सर अपन, अगर जैसे हम इसमें कॉपी का यूज ना भी करते तो भी सेम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं करते तो भी, हाँ तो देखो वैल्यू तो चली जाती है, पर ऐसा है कि अभी तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 2 हैं, ठीक है। बट सोचो कभी ज़्यादा ऑब्जेक्ट हुए और हमने क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है। सपोज कि हमने क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया और उसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, एम से लेंगे, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि ए की वैल्यू कहाँ से ली जाए, एम से ली जाए। ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें एक आर्ग्यूमेंट है। तो मैंने m की वैल्यू जो है वो किस में आएगी, a में आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, देखो एक डेमो क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डबल सी, और इसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी मैंने, 40, लाइक इस तरीके से कोई वैल्यू असाइन की, ठीक है। क्या वैल्यू डाली मैंने, 40। 40 किसके अंदर चले गया मेरा, डबल सी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एक डबल सी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो, डबल सी, और डबल सी के अंदर कितना जाएगा, पर जाएगा कैसे वो भी तो समझो। डबल सी में ऐसा 40 लिख दिया तो ये 40 जैसे अपन ने पास किया है, तो ये बेसिकली क्या है, एक आर्ग्यूमेंट पास किया अपन ने। और आर्ग्यूमेंट हमारे पास देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट टेक करने के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर, ये तो आर्ग्यूमेंट लेगा नहीं, कौन लेगा, ये वाला लेगा। तो ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा, तो ये आर्ग्यूमेंट कितना लेगा, 40। तो 40 जो है वो किसके पास चले आएगा, एम के पास, और वो एम की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, ए में। तो मतलब डबल सी में क्या वैल्यू चली जाएगी, 40 चलेगी डबल सी के में। अब एक काम करो, 2 मिनट के लिए इसको हटा लेता हूँ, हटा दिया। अब बताइए अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डबल डी नाम से, ठीक है, डबल बी मिस किया था तो चलो डबल बी या इसको काम करते हैं, हाँ ठीक है डबल डी कर देते हैं, नाम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अब बताइए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटराइज हुआ या कॉपी हुआ, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, इस वाले के लिए। कॉपी तो कहाँ बनाया, कहाँ भी कॉपी, कॉपी तो बनाया नहीं, ये तो डिफ़ॉल्ट। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये अपना है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है अपना, इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया ना अपन ने, ये कौन सा हो गया जिसमें आर्ग्यूमेंट देंगे, वो कौन सा हो जाएगा अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर अभी बताओ कि क्या मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया इस फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर, नहीं किया। अब जब आर्ग्यूमेंट में पास नहीं करूँगा तो वो ऑब्वियसली कि डिफ़ॉल्ट वाला कॉल होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को तो कोई मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कोई आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती, तो ये वाला कॉल होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि अपने को पता है कि जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। तो हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर है अभी, 2। तो कौन सा वाला कॉल होगा, नाम तो दोनों का सेम ही है, तो वो डिसाइड होता है किसके अकॉर्डिंग, अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया तो पैरामीटराइज कॉल होगा, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया ऑब्जेक्ट के अंदर तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला कॉल होगा। तो मतलब कि ये जो पहला है और जो तीसरा है, इसके लिए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, क्योंकि वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो डबल ए में वैल्यू क्या जाएगी मेरी 10, और डबल डी में भी कौन जाएगी 10। लेकिन जो डबल सी है उसमें कौन सा वाला कॉल हुआ है, पैरामीटराइज। तो ये वैल्यू इसको देगा एम को 40, और 40 असाइन हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू क्या जाएगी, बस डबल सी के अंदर 40। देखो मैं यहाँ पर जब इसको ऐसा लिखता हूँ, डबल किसके थ्रू शो करवा लें, डबल ए के थ्रू, और एक डबल सी के थ्रू, और एक अपन डबल डी के थ्रू भी शो को क्या करवाते हैं, कॉल करवा देते हैं, है ना। ये कॉल करवा दिया अपन ने तीनों को। अब डबल ए में कितनी वैल्यू दिखेगी, तो स्लैशन लगा दिया था ना मैंने, इसमें कितना गया 10 गया ना, और इसमें 40 इसमें गया है आपका 40 है ना, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला, इसमें भी कुछ नहीं गया, मतलब 10 आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा, कल फिर वही करना पड़ेगा अपने को। इसमें और इसमें क्या हुआ, 10 और 10, और इसमें कितना गया, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब एक काम करो आप पहले तो
इसको हटा दो यहाँ से, इसको सेपरेट करो नहीं तो मिक्स हो जाएगा सब इसमें। नीचे ले आओ इसको। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नहीं था ना, केवल मैंने समझाया अभी कि अगर दो कंस्ट्रक्टर हैं आपके पास तो वो कॉल कैसे होंगे अलग अलग, है ना। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए अपन क्या करते हैं, देखो पहले तो हम वही कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है, अब इधर समझना है ना आर्यंश, देखना कंस्ट्रक्टर बेसिकली का नाम क्या होता है, वही जो क्लास का नाम होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नाम में नहीं। अब हम क्या करवाना चाह रहे हैं, अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर दो नहीं आए ऊपर के, समझ में कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला तो आए। देखो अब जो कंस्ट्रक्टर है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो करता क्या है कि जो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है ये पता होना चाहिए बोले तो। कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालना। आपके जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल्स है उनमें क्या डालना, वैल्यू डालना। यूजर से लेना नहीं पड़े अपने को, कि हम डायरेक्टली जब ऑब्जेक्ट बने और उस ऑब्जेक्ट में क्या चले कुछ ना कुछ वैल्यू चली जाए, ऐसा हम चाह रहे हैं। जैसे सी में नहीं अपन करते थे कि हम एक ही वैल्यू जैसे डायरेक्ट असाइन कर देते थे, वेरिएबल बना देते और वैल्यू असाइन कर देते थे। बट C++ ये अलाउ नहीं करता है, आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। इसी के लिए C++ ने हमको क्या दिया है, एक चैप्टर दिया है जिसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है कि जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो उसमें आप क्या करो, कोई वैल्यू असाइन करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो तो पढ़े टाइप, लेकिन तीसरा वाला ये बोलता है कि अगर आपके एक ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू, जैसे मान लेते हैं ये डबल है, मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो इस डबल ऑब्जेक्ट में वैल्यू कितनी है मेरी 10 है, और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मुझे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में ले जाना है, असाइन करना है। तो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में असाइन करना है तो असाइन करने के लिए होता है हमारे पास कौन सा, थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर, जिसको बोलते हैं अपन क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कॉपी। वो क्या करता है, कॉपी करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू वो उठा के क्या डाल देगा आपके दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में। इतना क्लियर है, वैल्यू मतलब जो वेरिएबल्स होगा उसमें वैल्यू डाल देगा वो, ठीक है। तो एक काम करता है, अब इसको बनाते कैसे वो आप समझो। तो पहली बात तो इसका नाम वही होगा, चलो अभी पूरा प्रोग्राम में हटा देता हूँ, मैं काम करता हूँ। तो इसमें कुछ समझ, हेडर फाइल तो रख लेते हैं, बाकी एक ये रख लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक वेरिएबल लिया, सिंपल सा, क्या एक वेरिएबल लिया, ठीक है। और पहली बात तो देखिए, अगर हमको वैल्यू कॉपी कराना है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू कॉपी करानी है, पहली बात तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर वैल्यू होनी चाहिए जिसमें से हमको वैल्यू कॉपी करानी। अगर यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो बताओ कॉपी होगी क्या, नहीं होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें तो कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। और वैल्यू कैसे ले सकते हैं अपन इसके अंदर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के। क्यों, क्योंकि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाहे वो पैरामीटराइज हो, चाहे डिफॉल्ट है या फिर कॉपी हो। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखो जब मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, पहला ऑब्जेक्ट, तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, वही नाम जो क्लास का नाम रख दिया मैंने। और ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये करेगा क्या, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं चाह रहा हूँ जब ये कॉल हो तो ए में कितनी वैल्यू डाले, ये कोई भी वैल्यू असाइन कर दे, 10 क्या कर दे, असाइन कर दे। तो जब भी मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, या इसको ऐसा समझ सकते हो, चलो अभी 2 मिनट के लिए अभी हटा देते हैं इसको। मैंने एक मैसेज शो करवाया, अगर वेरिएबल समझ में ना आए तो अपन एक काम करते हैं, एक मैसेज दे देते छोटा सा। क्या लिखते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। क्योंकि ये कॉल कब होगा, ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर। ऐसा नहीं कि मैंने लाइन लिखी इसकी वजह से होगा, तो समझाने के लिए, ठीक है। जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो मेन के अंदर मैं गया और मैंने मेन के अंदर क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सी क्लास है मेरी, डेमो। और डेमो क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या, कुछ भी डबल ए नाम से ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बना तो क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो वो मैसेज क्या देगा आपको, न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। देखो मैं एक बार रन करके देखता हूँ तो आउटपुट आना चाहिए मेरा। ये देखो क्या है आउटपुट में, न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, की एक ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, क्रिएट हुआ। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, चलो मैंने एक बनाया डबल बी। तो फिर जब ये बना तो फिर क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल मेथड है जिसको कॉल नहीं करवाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। और कब, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट ऑफ इट्स क्लास, जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने रन किया तो देखिए 2 मैसेज आएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट। क्यों आया 2 बार, क्योंकि मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, दोनों टाइम क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दोनों टाइम उसने क्या दिया अपने को, ये मैसेज दिया। आ रहा समझ में। ऐसे आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार क्या हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो 4 बार हो जाएगा इस बार, ये देखो। तो कंस्ट्रक्टर क्या है कि
एक ऐसी मेथड है जिसको कॉल नहीं करना पड़ता है, पहली बात तो ये। दूसरा, कंस्ट्रक्टर का नाम वही जिस क्लास का नाम है। तीसरा, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर काम ऐसे मैसेजेस देने के लिए नहीं करते अपन, हालांकि दे भी सकते हो। कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है कि वेरिएबल के अंदर क्या करना, वैल्यू को असाइन करना। तो मैंने क्या किया, देखो ए की वैल्यू क्या डाली 10। अब जब ये चारों ऑब्जेक्ट बने तो क्या कॉल हुआ होगा मेरा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो उसने क्या करा, चार में वैल्यू क्या डाल दी 10। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, वेरिएबल है ना। ऐसा सब में क्या है, एक ए है, बी है, सी है, डी है, सब है हमारे पास। एक डबल ए है और इस डबल ए के अंदर क्या वेरिएबल है, एक ए वेरिएबल। एक डबल बी बनाया तो उसमें भी क्या है, ए है। और क्यों ए ही क्यों है, बी क्यों नहीं, क्योंकि हमने वेरिएबल ही एक लिया क्लास के अंदर। एक डबल सी बनाया तो उसके अंदर भी क्या है, ए है। आ रहा क्या समझ में। तो इन सभी में हमारे पास, चलो 3 ही लेते, 4 तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो सब में वैल्यू कितनी चली गई अभी, तो एक बात बताओ कितनी गई, हाँ 10 वैल्यू चली जाएगी। तो पहले एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक ही क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, तो अभी इस ए में कितना जाएगा, डबल ए के ए में कितना चले जाएगा, ये चले गया 10, ठीक है। अब ये भी 10 गया इसके अंदर, तो अब मुझे क्या करना है, इस 10 को जैसे इसमें कॉपी कराना है। क्या कराना है, कॉपी कराना है। तो अपन कौन से कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब बोलेंगे कि सर अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो 10 तो वैसे भी चल ही जाएगा। सही बात है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो कि मैं इस ऑब्जेक्ट में कोई दूसरी वैल्यू चाह रहा हूँ 20, क्या चाह रहा हूँ 20 चाह रहा हूँ। 20 के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है अपने को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, है ना। क्योंकि उसके अंदर हम पैरामीटर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो तो मैंने क्या किया, डेमो, अरे यहाँ तक तो क्लियर है इतना, है ना। अब देखो इधर पैरामीटराइज में समझना, और किसी को कोई डाउट ऐसा लग रहा है कि सर आ ही नहीं रहा समझ ऐसा तो नहीं है ना कोई, हाँ आ रहा समझ। आपको तो बोला क्या कृष्णा, इतनी बड़े दिनों की छुट्टियों के बाद आए हो तो क्या ही समझ में आएगा एक काम करना पड़ेगा अपने को, पहले तो लेक्चर देखना पीछे का मेरा, है ना, क्योंकि अभी 2-3 दिन शायद रिसेंट हुए, 3 से 4 दिन है ना अभी चालू किया मैंने। तो पहले लेक्चर्स आप देखना, उसके बाद समझ में आएंगे, क्योंकि आप भी बहुत दिनों के बाद दिखे, आए थे क्या परसों, अच्छा उसके पहले दिवाली की छुट्टी कल ऑनलाइन ले ली। चली थी, हाँ तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो छुट्टियाँ देखो करेंगे तो समझ में कैसे आएगा, छुट्टियाँ अगर होगी तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या एक लिंक है, C++ एक लिंक है। अगर आपने एक भी चैप्टर मिस किया, चेन होती ना, चेन कैसे होती, कड़ी से कड़ी बंधी रहती, ठीक है। अब मान लो बीच की एक कड़ी गई आपकी, तो क्या होगा, चेन आधी अधूरी रह जाएगी। वही है C++ ही, सी में ऐसा था सारे चैप्टर अलग अलग थे, C++ में ऐसा नहीं। अभी कंस्ट्रक्टर आप पढ़ोगे, कल मैं आगे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ होगा। अब यूज़ होगा तो फिर आपको कंस्ट्रक्टर ही नहीं पता है, तो फिर कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे करोगे। ये चेन है बेसिकली, और अगर ये नहीं क्लियर होगी तो फिर आगे कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। इसलिए हमको क्या करना है, मतलब मिस नहीं करना है। अगर छुट्टियाँ हो भी जाए तो ऑनलाइन लेक्चर्स में डाल ही देता हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, और मैंने क्या किया, इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी। तो मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू कहाँ से ली बताओ, m से, है ना। तो मैं एक काम करूँगा, देखो मैंने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था और एक कौन सा बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं बोलूँगा कि जब एक पैरामीटर में पास करूँगा ऑब्जेक्ट के अंदर, तो कौन सा वाला कॉल होगा हमारा कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज वाला। अगर कुछ भी कॉल नहीं करूँगा मैं, जैसे मैंने लाइक एक ऑब्जेक्ट बनाया डबल बी, अगर मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूँ तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, डिफॉल्ट वाला कॉल करता है। क्यों, बिकॉज कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए ही नहीं होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। बट अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर दिया, जैसे मैंने क्या पास कर दिया 40, एक वैल्यू पास की, तो ये वैल्यू अगर मैंने पास करी है तो वो अब इस बार ये जो कंस्ट्रक्टर है, देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो पहली बात तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कौन सा वाला कॉल होगा ये डिपेंड करता है क्या, उसके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई आर्ग्यूमेंट दिया है क्या, इसमें नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये जो आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं सकता है वो वाला। और इसमें क्या दिया है, मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, तो ये वाला तो आर्ग्यूमेंट लेगा नहीं, कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर लेगा, ये नीचे वाला पैरामीटराइज लेगा। तो इसमें वैल्यू कितनी चली जाएगी आपकी, m में 40। तो आपका जो डबल बी ऑब्जेक्ट बना है, इस डबल बी के अंदर वैल्यू कितनी गई आपकी यहाँ पर
40 आ रहा क्या समझ में? दोनों में अलग अलग वैल्यू डाली। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपको डबल ए वाली वैल्यू कॉपी करवाएं या डबल बी वाली कॉपी करवाएं? डबल बी वाली। हम चाह रहे हैं कि डबल बी की वैल्यू जो है वो किस में कॉपी हो जाए? ये डबल सी में। तो वो काम नहीं होगा, वो काम किससे होगा? आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर से करवाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि सर डबल ए की वैल्यू को आप बोलें कि कॉपी करवाना है, तो डबल ए की वैल्यू तो डायरेक्ट ही कॉपी हो जाएगी डबल सी में। क्यों बताओ, इसका रीज़न क्या है? ये वाली वैल्यू इसमें क्यों कॉपी हो जाएगी? वो आर्गुमेंट ऑब्वियस सही है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, है ना, और उसमें वैल्यू कितनी डाल देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है कि वैल्यू कितनी डालनी है। और डबल बी की आपने बोला ना कि डबल सी की वैल्यू डबल बी की वैल्यू किस में चली जाए? डबल सी में। तो अब यहाँ पर होना भी तो चाहिए कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो क्या बनाना पड़ेगा अपने को? थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉपी। देखो बनाते कैसे। कंस्ट्रक्टर का नाम तो वही रहेगा, बस आपको करना क्या है, उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। सुनना यहाँ पर कि क्या बोला मैंने, कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर हम उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का, तो डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर दें। मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान लो मैंने जेड नाम से क्या मान लिया, एक क्या मान लिया, एक जेड नाम से ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है, जो कौन सी क्लास का है? मेरी डेमो क्लास का। और ये एंड क्या है? बेसिकली एंड पता ना पढ़ा था मैंने सी में, एड्रेस है, मतलब उस एड्रेस के अंदर वैल्यू को स्टोर करा है जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ए में वैल्यू डालनी है अपने को। कहाँ पे डालनी है? ए में। किसके ए में? आप देखो जेड के ए से वो वैल्यू लें। ये जेड डॉट ए का मतलब क्या है? वो जो कंसेप्ट कल बताया था मैंने, कल या परसों शायद आपको, जेड डॉट ए लिख रहे थे ना अपन, डबल ए डॉट ए, है ना। तो जेड बेसिकली है ऑब्जेक्ट है। जेड क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात तो आप एक काम करो, एक ऑब्जेक्ट बना लो जेड। और जेड भी कौन सी क्लास का है? मेरी जेड जो है वो डेमो क्लास का है ना। तो इसके अंदर भी क्या वेरिएबल बन जाएगा अपना? एक ए वेरिएबल बन गया। इतना क्लियर है? जैसे 3 ऑब्जेक्ट बने, ऐसे एक और क्या बन गया? नया बन गया जेड। और हम क्या बोल रहे हैं कि उस जेड के ए में वैल्यू डालनी है अपने, जेड के ए की वैल्यू को कहाँ डालनी है अपने को? ए में, है ना। जेड के ए की वैल्यू को किस में लानी है? ए में। तो देखो जेड के ए में वैल्यू कैसे आएगी? आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो किसको? जैसे आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्वियसली कौन कॉल हुआ? अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो इस बार आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो आर्ग्यूमेंट के जगह। क्या पास कर रहे हो? ऑब्जेक्ट। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास किया जाता है एक आर्ग्यूमेंट के प्लेस में, तो वो कॉल करता है कौन से कंस्ट्रक्टर को? कॉपी कंस्ट्रक्टर को। कौन से कंस्ट्रक्टर को? कॉपी। तो देखो जो डबल बी है वो यहाँ पर जाएगा किसके अंदर? इस जेड में। तो डबल बी के अंदर बताओ वैल्यू क्या है? ये 40 थी ना, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी अपनी? 40। तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू किस में डालेगा? पहले तो इस जेड के ए में। तो जेड के ए में कितना चलेगा वैल्यू अपनी? 40 असाइन हुई। और फिर वो वैल्यू किस में असाइन हो रही है? ए में। तो ये किसके ए में जा रही है? कॉल किसने किया है? डबल सी में। तो डबल सी के ए में कितना चलेगा? मतलब इधर से वैल्यू जो है पहले तो कहाँ गई? इसमें गई, और उसके बाद असाइन किस में हो गई? उस ए में असाइन हो गई। मतलब एक नया ऑब्जेक्ट में पहले कॉपी हुई वैल्यू वो, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उस नए ऑब्जेक्ट से जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू असाइन हुई। अब बस अब तीनों को शो करवा देते हैं अपन। किस किस को शो करवाएं? डबल ए के थ्रू भी। ये शो नाम का फंक्शन है कि नहीं अपने पास? है नहीं शो। और ये किसकी वैल्यू शो करवाएगा? एक ही है ना अपने पास अभी। तो न्यू लाइन में वैल्यू ऑफ ए इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी? ए से। तीनों को कॉल कर लेते हैं। चलो बताओ पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? 10। दूसरे वाले का क्या आएगा? 40। तीसरे वाले का 40। बस, और इसको अपन एंड कर देंगे, रिटर्न 0 लगाना, ठीक है। अब देखो मैंने रन किया, 10 40 40 है ना, 10 40 और 40 दिख गया। क्यों 10 क्यों आया इसमें? 10 क्यों आया? क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू क्या डाली? 10 डाली। और इसमें अपन ने कौन सा एक आर्ग्यूमेंट पास किया था? मतलब आर्ग्यूमेंट पास किया तो ऑब्वियसली कौन सा वाला कॉल होता है? आर्ग्यूमेंट वाला। आर्ग्यूमेंट कौन लेता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी हो रही है, और एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू कॉपी होती है तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। बस ये कंसेप्ट है, ठीक है। आया रहे थोड़ा बहुत समझ में? कल एक बार और देख लेंगे अपन इनको कोई, क्योंकि देखो C++ है तो एडवांस, और ये एडवांस नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांस है।
सी से तो बहुत ज़्यादा है। तो खैर इसमें टाइम लगता है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए मैं आपको शेयर कर देता हूँ, फिर करते हैं अपन। ठीक है बेटा, ऑनलाइन में कल करते हैं फिर अपन।